नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से मैं पूनम किरकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम परिचर्चा करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स पर। आज का हमारा विषय ही है जीएसटी रिफॉर्म्स पर परिचर्चा, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान आए हैं। ये हैं डॉक्टर संहिता सुचरिता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, और श्री अमरेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, स्टेट ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर रांची। श्री अमरेंद्र कुमार और डॉक्टर सुचरिता, नमस्ते। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लागू हुआ है जीएसटी के तौर पर, जो 22 से कार्यान्वित होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर संहिता, ये बताइए कि जीएसटी क्या है और इसे लाने के पीछे क्या पर्पस रहा होगा। जैसे आप सबको पता है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका फुल फॉर्म है। 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका मेजर मोटो यही था कि वन नेशन वन टैक्स, लाइक ये हम बोल सकते हैं इट इज ए टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें 17 टाइप के टैक्सेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे। और ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, उसी तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म 2017 में हुआ, जो इनडायरेक्ट टैक्स में एक मेजर चेंजेस लाया। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, और जो टैक्स विभाजन होता है वो उसको भी हटाना, और भी जो स्टेट इनइक्वालिटीज जो रहता था, जैसे कि अलग अलग स्टेट में, जैसे हम लोगों को पता है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर थे, वहाँ प्रोडक्शन होता था, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। इसी तरह से मतलब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा था, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को भी ये कम करना, मतलब अभी हर स्टेट में एक ही टैक्स रेट है। जैसे कि कोई स्टेट में कम रहता था तो उस स्टेट में जाते थे बेसिकली प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर। झारखंड जैसे स्टेट में, जहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और टैक्स रेट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स नहीं आते थे। तो ये जैसे आप स्टेट के डिस्पैरिटी की बात कर रही हैं, तो मुझे याद आता है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियां नागालैंड से रजिस्टर होकर आती थी, तो वो टैक्स बचाते थे उस तरीके से। तो अब वो डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, जैसे कम तो हो ही जाएगी। जी जी। जैसे हम लोगों का ट्रांसपोर्ट, कहीं पे प्रोडक्शन होता है और एक स्टेट में जाके सेल होता है, तो ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा होता है और कभी कभी समय भी बहुत लगता है, क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर वही स्टेट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी स्टेट में सेल कर सकते हैं, तो उस पर उनका मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट कम लग रहा है। तो ये सब मतलब बेनिफिट से एक ही टैक्स अगर फॉलो किया जाए तो हर स्टेट में, तो ये था। और टैक्स विभाजन बहुत ज़्यादा होता था, तो जब टैक्स रेट कम हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा टैक्स, जैसे कि जीएसटी के लिए फाइल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, तो बहुत इनफॉर्मल सेक्टर जो थे वो दैट बिकेम फॉर्मल सेक्टर, हम बोल सकते हैं। बहुत कंपनी जो है वो रजिस्टर करने लगे, तो ये टैक्स कंप्लायंस, टैक्स इवाजन, डबल टैक्सेशन बढ़ता था, बार बार टैक्सेशन देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था इनपुट खरीदने से, फिर से सेल्स के टाइम वैट देना पड़ता था, बार बार टैक्सेशन देना पड़ता है। हाँ, अलग अलग टाइप का, जिसको हम डबल टैक्सेशन बोलते थे। तो टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम था वो जीएसटी आने के बाद ये सब प्रॉब्लम हट गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डिजिटलाइज हुआ, उसके वजह से बहुत सारा बेनिफिट मिला। जैसे टैक्स बिकेम वेरी ट्रांसपेरेंट, सिंपल और कन्वीनियंट, मतलब पता है कि हर 10 दिन में जीएसटी रिटर्न के लिए फाइल करना है, और एवरीथिंग बिकेम ट्रांसपेरेंट, और कितना अमाउंट उनको देना है, कितना रिटर्न आएगा, ये सब कुछ, जैसे टैक्स के कुछ कुछ कैनन रहते हैं, वो सेटिस्फाइड होने लगा। ये सब के जैसे टैक्स का मेजर एक था कि टैक्स को सिंपल कर देना, और सिंपल करने का मतलब ये है कि टैक्स रेट को रिड्यूस करना। तो इनिशियली जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी ऑब्वियसली कम रेट था, लेकिन उसके 4 स्लैब्स थे।
तो इसको सिंप्लीफाई करना था और रेट कम करना था। इसके वजह से बता देंगे हमारे श्रोताओं को, एक बार याद दिला देंगे मैम। जैसे 4 टैक्स स्लैब था, पहले 5%, 12%, 18%, 28%। आज ओबियस लग्जरियस कमोडिटी के लिए 28% और जो एसेंशियल थे 5% थे। अभी लेकिन टैक्स स्लैब जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज करता था प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, डीलर्स को, मैन्युफैक्चरर को कि कौन से कमोडिटी का कितना है। जितने स्लैब रहेंगे उतना कंफ्यूजन किया करेगा। और टैक्स फाइल के लिए भी टैक्स क्रेडिट, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे वो उसके लिए भी उनको हायर करना पड़ेगा लोगों को, मतलब डिफिकल्टीज, टाइम टेकिंग ये होता था। तो अभी सिर्फ सिंपली 2 टैक्स स्लैब हो गए हैं, जिसमें एक हमारा 5% है और एक 18% है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अमरेंद्र साहब, बहुत सारी चीजें फ्री भी कर दी गई हैं, मतलब कि 0% टैक्स। तो इन चीजों में जैसे एक आम पब्लिक ये सोचता है कि टैक्स जब लगता है और कुछ वस्तु में टैक्स नहीं लग रही है, बल्कि कई सारी वस्तुएं जिसमें अभी टैक्स नहीं है, तो इस पर सरकार को राजस्व का इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सरकार के राजस्व पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन टैक्स किसी भी मायने में टैक्स जो इम्पोज होता है तो वो किसी भी पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है। तो टैक्स रिफॉर्म्स तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेज में पहले कमर्शियल टैक्सेस था, उसमें बहुत प्रकार था, फिर इसमें हुआ तो वैट आया, रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स वो भी था। फिर उसके बाद जीएसटी आया, एक भी अपने आप में रिफॉर्म्स हुआ। और जीएसटी में अब GST 2 आ गया, अभी के समय एक बड़ा रिफॉर्म्स इसको कह सकते हैं। तो पहले का जो हम एक लाइन और एक्सप्लेन करते हैं तो समझने में श्रोताओं को अच्छा होगा। हमारे यहाँ पहले GST का जो टैक्स स्लैब था जो जुलाई 17 से लागू हुआ, मतलब 17 जो वैट का टैक्स स्लैब था उसको 1 जुलाई 17 से सरकार ने 6 कैटेगरी में GST को ले आया। अब 6 कैटेगरी क्या है? एक तो एग्जम्प्टेड था, जो जिसमें कुछ नहीं लगता था, वो एक कैटेगरी मानिए जिसमें था। दूसरा कैटेगरी था जिसमें रोजमर्रा के सामान, खाद्य सामग्री है और भी सामान है, उसमें 5% स्लैब रेट था। फिर एक था 12% का, जो मिडिल श्रेणी का कपड़ा, घरेलू सामान होता। फिर उसके बाद एक स्लैब था हमारे 18% का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हुआ, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, उस सब के। और उसके बाद एक था 28% जो लग्जरी आइटम था। इसके अलावा कंपनसेशन सेल्स के नाम पर भी कुछ, जैसे क्या कहते हैं, सिगरेट हुआ, शराब हुआ, उस पर कुछ किया जाता था कि वो पैसा कलेक्ट करके हम जो स्टेट है उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि राज्य को इसमें नुकसान शुरू से ही होता रहा है। भारत सरकार भी अपने को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कंपनसेशन देने की व्यवस्था की थी, अभी भी है वो। नए स्लैब रेट में क्या हो गया, कहने के लिए तो है कि 2 ही स्लैब रेट है। मेरी जो अपनी समझ है उसे अभी भी 4 स्लैब। कैसे? अब एक 5% का जो फर्स्ट स्लैब रेट है, 0 तो है इसमें, 5% का जो है, जो दैनिक उपयोग की जो ज्यादा यूज होता है, आम आदमी से ज्यादा जो होता है, पैकेज फूड हुआ, व्यक्तिगत देखभाल के लिए जो सामान है, नित्य दिन जो जरूरी होता है वो, तो वो 5% कैटेगरी में आ गया। 18% मैक्सिमम आइटम है, सो इस बार के स्लैब में 18% में इंक्लूड किया गया है। उसमें कार, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ी जो लग्जरियस है उसके लिए 40% है। तो एक हो गया आपका 5%, एक हो गया 18%, एक हो गया 40%, और जो टैक्स मुक्त है वो भी एक स्लैब है, पहले के हिसाब में भी था वो भी। तो ये हमारे यहाँ कहने के लिए लगता है कि 2 ही स्लैब है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो 4 स्लैब आपको दिखेगा, 4 स्लैब है। अब है कि राज्य का इसका नुकसान हो रहा है, भारत सरकार को भी नुकसान। भारत सरकार ये कदम क्यों उठा रही है कि आम जनता को फायदा मिले, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और ओवरऑल मिला के गुड गवर्नेंस हो। तो भारत सरकार ने इसमें मोटे तौर पर, एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता है कि 1 साल में कितना नुकसान होगा, लेकिन मोटे तौर पर जो विशेषज्ञ लोग आकलन कर रहे हैं उससे के मुताबिक 93,000 से 1.5 लाख करोड़ का पर ईयर नए स्लैब में कमी आएगी, नुकसान होगा। इसको सरकार को कैसे भरपाई करना होगा? तो सरकार इसके लिए 2 तरीका अपनाई है। एक तो है कि कंज्यूमर गुड जब ज्यादा बिकेंगे, स्लैब रेट भले कम है लेकिन ज्यादा सामान बिकेगा। आज मान लीजिएगा 4 गाड़ी बिक रही है और कल लोग उत्साहित होकर 8 गाड़ी खरीदने लगे, तो 4 एक्स्ट्रा पर जो टैक्स बढ़ेगा वो एक फायदा होगा, इसको पब्लिक को फायदा होगा, राज्य सरकार का कोष भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल टैक्स रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जो राजस्व नुकसान करके राज्य हित में, राष्ट्र हित में और आम जनता के हित में जो कदम जिस सोच के तहत उठाए उसका फायदा मिले। ऐसा नहीं हो, अभी तो दिख रहा है
अभी तो मुझे भी लगता है कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी के लिए बुक हुआ कि हम 17 सितंबर को डिलीवरी लेंगे विश्वकर्मा पूजा के दिन, इस बीच में ये न्यूज आ गया कि 3 तारीख को सरकार ने ये निर्णय कर लिया, तो वो अपना अगर डिलीवरी लेते हैं 22 के बाद, तो जिस दिन डिलीवरी लेंगे उस दिन उनका बिलिंग होगा, तो उनको डायरेक्ट फायदा लगने लगेगा। लेकिन एक तबका ये भी है कि जो कहता है कि कंज्यूमर तो उतना कल तक दे रही थी, तो अब वो उतना दे सकती है, तो इसमें कुछ घालमेल हो सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे सीमेंट के रेट में मोटे तौर पर 8% का अंतर दिखा, लेकिन जीएसटी के जो 3 तारीख की बैठक हुई जिसमें ये फाइनल हुआ जीएसटी काउंसिल में, उससे लगभग 1 सप्ताह पहले कुछ बड़ा घराना का जो सीमेंट 8% वो पहले ही अपना रेट बढ़ा दिए। तो वैसे सीमेंट उपभोक्ताओं को अभी के डेट में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 8% रेट उधर पहले बढ़ चुका है, 8% घटेगा तो वो नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो रिड्यूस हुआ है टैक्स स्लैब का रेट, कंपनियां अपने सामानों का दाम विभिन्न कारणों से बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक को फायदा नहीं मिलेगा, न सरकार के राजस्व में उतना पैसा आ पाएगा ना पब्लिक, तो ये कहीं बिचौलिए के यहाँ चला जाएगा या घरानों के यहाँ चला जाएगा। तो इस पर मुस्तैदी से काम करके देखने की जरूरत है कि राष्ट्र हित में या तो पैसे सरकार के पास जाए उसके खजाने में, और नहीं तो उसका सीधा फायदा पब्लिक को मिले। इसको मॉनिटरिंग के लिए की जरूरत है। इसमें एक बात ये भी आती है कि जैसे बहुत सारे डीलर्स हैं, सामानों के डीलर्स हैं, उन्होंने पहले ही बहुत सामान उठा लिया है, उन्होंने ज्यादा जीएसटी वगैरह देकर उठा लिया है, जो इनपुट उनका है टैक्स देकर उठा लिया है, और अब जब दाम कम होंगे तो उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? उसका तो एक रियलाइजेशन का पॉइंट है, उसमें उनको इनपुट क्रेडिट की जो बात करते हैं, तो मेरी जो समझ है उसमें उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो डेट कब लिए थे और सामान कब बिक्री हुआ, इस बीच में जो ये जिसको हम लोग टिथिंग एज कहते हैं वो पीरियड है, तो इसका वो उनको इनपुट क्रेडिट के आधार पर फायदा मिल सकता है। उनकी इसके लिए होना चाहिए, अगर इसमें कोई उलझन है तो सरकार को उस उलझन को दूर करना चाहिए। जी इसी मुद्दे पर मैडम आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे कि आप बोल रहे थे राजस्व कैसे ये होगा, सर ने तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मतलब जैसे कंजप्शन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ कंजप्शन बढ़ेगा, उसके वजह से भी होगा। और एक है कि जैसे अभी एक है कि उसमें 40% स्लैब है जो पहले नहीं था, नॉनसेंस कमोडिटी या नॉन मेरिट कमोडिटी हम बोल सकते हैं, लग्जूरियस कमोडिटी हुआ, या जितने इंजूरियस फॉर हेल्थ है आप बोल सकते हैं, जिसको डिस्करेज करना चाहता है गवर्नमेंट, तो वैसे कमोडिटी में 40% आ रहा है, वो भी एक सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए, मेरा मानना है रिकवर करने, क्योंकि जानते जानते लोग सिगरेट खरीदते हैं, जानते जानते शराब खरीदते हैं, लेकिन सिगरेट का खपत कम हुआ है। आज से अगर 15 साल पहले की तुलना करें तो जगह जगह सिगरेट बिकता था, लोग खरीदते थे, लेकिन जिस कारण से या तो चेतना आ गई हो या महंगा हो गया हो, उस कारण से सिगरेट की खपत कम हुई है। अभी तो सरकार की ओर से भी बहुत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि स्कूलों से इतने मीटर की दूरी पर आपको नहीं बेचना है, नहीं खरीदना, और पब्लिक में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, शायद इस वजह से भी ये भी एक कारण है, ये भी एक फैक्टर है। और एक इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी भी है, मतलब जितना रेट कम होगा उतना उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, उसको लैफर थ्योरी बोलते हैं। जैसे रेट कम होगा तो इवाजन कम होगा, लोग देने के लिए आग्रही होंगे टैक्स, और ब्लैक मार्केटिंग ये सब कम होगा, क्योंकि रेट बहुत मिनिमल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब मतलब टैक्स देंगे, जिससे मतलब टैक्स पेयर की संख्या बढ़ जाएगी, उससे भी रेवेन्यू रिकवर होगा। अगर बहुत हाई टैक्स रेट कोई भी इकोनॉमी रखता है तो उससे टैक्स विभाजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रेट जब कम हो जाता है तब लोग ज्यादा संख्या में देने लगते हैं और रेवेन्यू कलेक्शन भी ज्यादा होता है। जैसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो रेवेन्यू हमारा बहुत कम कलेक्ट हुआ था इनिशियल स्टेज में, लेकिन 2020 और 2024 का आंकड़ा अगर देखेंगे, ये 4 साल के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जबकि जीएसटी का रेट कंपैरेटिवली कम था, वैट एक्साइज ये सब मिला के जितने थे। तो ये मतलब मानना है कि अगर टैक्स रेट घटेगा, इनिशियली रेवेन्यू तो घटेगा ही स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा और ये मोर सस्टेनेबल हो जाएगा। हम लोगों का जो डेफिसिट है वो रिकवर हो जाएगा, जो इनिशियल स्टेज का डेफिसिट होगा। जी अमरेंद्र साहब, आप कैसे देखते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये जो नया अभी स्लैब आया है उसको? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है जी। इसमें देखिए 2 विषय है। एक विषय क्या है कि राज्य का क्या नुकसान होगा और
केंद्र का क्या नुकसान होगा। केंद्र के नुकसान पर तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और वो सोच समझ करके लिया है, वो तो स्पष्ट है राज्य के बारे में। अब इसमें देखिए, इसमें दो व्यूज है। अब जो भाजपा शासित राज्य है वो कहीं भी इसका विरोध नहीं, पॉलिटिकल कारण है ये माने इकोनॉमी से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इफेक्ट तो करता ही है। तो गैर भाजपा शासित राज्य जो है वो इसका विरोध कर रहा है पॉलिटिकल कारण से भी, और जो भाजपा शासित राज्य है वो कहीं विरोध नहीं कर रहा है, मानना भी है उसको। अब आते हैं अपने झारखंड पर। वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, इसमें झारखंड का भी रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये एक आकलन है कि नई व्यवस्था से 2000 करोड़ झारखंड को नुकसान होगा। पुरानी जीएसटी की व्यवस्था में जो 5 साल तक भारत सरकार कंपनसेशन दे रही थी, वो कंपनसेशन पीरियड भी खत्म हो गया। तो नई व्यवस्था ऐसी आ गई, तो इससे लगभग आकलन है कि 2000 करोड़। अब आते हैं झारखंड के दूसरे पक्ष पर कि हमारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, एमएसएमई आ रहा है, लेकिन हमारा कंज्यूमर गुड्स जो है ना उसका बहुत ज्यादा यूजेज नहीं है, क्योंकि विकसित राज्य नहीं है, विकसित राज्य नहीं है, तो यहाँ हमारा कंज्यूम कम होता है, प्रोडक्शन कम करते हैं। अब हमारा एग्रीकल्चर स्टेट है, एमएसएमई छोटा, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है लेकिन खपत यहाँ नहीं है। तो यहाँ जो जीएसटी की व्यवस्था हुई है या वैट हुई था, जो ज्यादा खपत करेगा, जहाँ ज्यादा बिलिंग होगा उस राज्य को ज्यादा फायदा है। तो हमारे लिए ये इस तरह से नुकसानदेह है, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं कहा जाए इस दृष्टिकोण से कि हमारा जो शासन तंत्र है वो राष्ट्र हित में अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो 2000 करोड़ का नुकसान कैसे भरपाई हो, और ये जो अपॉर्चुनिटी दिया है स्लैब को कम करके, इसको हम कैसे फायदा उठाएं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम काम करें जिससे हमको राज्य को भी फायदा मिले और टैक्स इवैल्यूएशन में भी हमको मदद मिले। जी डॉक्टर सुचरिता, ये बताइए कि एमएसएमई झारखंड में है, तो इसका एमएसएमई के साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत की ओर जो एक हमारा सपना है, जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, खास करके रक्षा क्षेत्र में जो हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उस पर, ये आपसे जानना चाहूंगी। जीएसटी के रिफॉर्म में अभी टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट बहुत एमएसएमई में मतलब टैक्स रेट जो है वो बहुत रिड्यूस किया गया है और नील कर दिया गया है। एमएसएमई का बहुत योगदान है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जैसे हम लोगों को पता है जीडीपी को 48% वो कंट्रीब्यूट करता है, और झारखंड जैसे स्टेट में हैंडीक्राफ्ट ये सब बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो उससे मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मतलब बढ़ावा मिलेगा, और क्योंकि टैक्स रेट कम हो जाने कंजप्शन भी बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगा, और तो डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से फिर लोगों का इनकम बढ़ेगा। वो विशियस सर्कल जो पॉवर्टी के जो होते हैं दैट विल बी मतलब ब्रेक होगा, वो एक एस्पेक्ट है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी इनपुट खरीदते हैं, तो जीएसटी कम होने के वजह से उनका भी मतलब कम पैसे में उनको सामान मिलेगा, तो उससे वो मतलब प्रोडक्शन करके फायदा भी कर सकते हैं, और दे कैन बी कॉम्पिटिटिव विथ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर, हम बोल सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ आत्मनिर्भर भारत होने में बहुत मदद करेगा। जी अमरेंद्र साहब, आपकी राय इस पर? देखिए, अभी आपने 2 बिंदु को टच किया, एक आत्मनिर्भर भारत और एक रक्षा क्षेत्र में। जी, तो आत्मनिर्भर भारत जैसे ही आप कह रही हैं, तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि हम कम से कम आयात करें, खास कर रक्षा क्षेत्र में, लेकिन एक साथ तो नहीं हो सकता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो अभी जो ये जीएसटी का जो स्लैब आया है आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में, जैसे है कि हमारे यहाँ जो ज्यादा से ज्यादा उपकरण बने, टेक्नोलॉजी हो, वो ज्यादा है, तो हमारा स्टेट इसमें योगदान स्टेट का ही है। जैसे हमारे एचईसी है, यहाँ से बहुत से रक्षा उपकरण बनते हैं। हमारे यहाँ जमशेदपुर और छोटे जो एमएसएमई की बात हो रही है, और बहुत सा एंसिलरीज एरिया है जो छोटे छोटे क्षेत्र, तो वहाँ बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो रक्षा उपकरण के रूप में यूज हो सकते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण करें, अपना माने R&D डेवलप करें, रिसर्च ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है जो उसको लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा उपकरण बनाएं, जो भारत सरकार निर्यात आयात को छोड़ करके अपने ही यहाँ लेने लगेगी। आने वाले समय हो सकता है उपकरण हम निर्यात करने की स्थिति में आ जाए, तो इसके लिए ये झारखंड के लिए एक अच्छा मौका है। तो उसके माध्यम से एक होगा तो इनपुट क्रेडिट भी यहाँ मिलेगा जिस ढंग से, और उपकरण भी बनेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा होना फायदेमंद होगा इस राज्य के लिए। जी, और जैसे हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटे अनाज
का जो रिवाइवल हुआ है मिलेट्स का कुछ सालों में, वो देखकर बड़ी खुशी होती है। हम एनजीओ कह लें या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कह लें। अभी मुझे कुछ दिनों पहले एक प्रदर्शनी में देखने को मिला था, नाम ले लूंगी कोई दिक्कत नहीं है, जोहार रागी। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं तो बोलूँगी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी हैं जो मक्के के बीज से बना रहे हैं, और पहली बार लोगों को देख करके ताज्जुब होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से इतने अच्छे उत्पाद मार्केट में आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े पैकेज्ड फूड वाले, क्योंकि वो कमर्शियल है तो उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़े बड़े पैकेज्ड फूड जो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश्ड हैं उनको चैलेंज कर रही हैं। तो इस हमारा जो एक रिवाइवल हो रहा है मोटे अनाज या फिर मिलेट्स पे, उस पर अमरेंद्र साहब उस पर क्या असर? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है मिलेट्स झारखंड के लिए, और झारखंड में दोनों तरह से काम हुआ। मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है। पहले जहां मतलब 1 लाख हेक्टेयर में भी नहीं होता था, अब वहां से 3 गुना हो रहा है मिलेट्स का उत्पादन। इंडिया फूड कॉन्क्लेव होने जा रहा है, उसमें झारखंड की जो तैयारियां हैं, झारखंड को जो डिमांड है, झारखंड पवेलियन में डिमांड है। आपको क्या कहते हैं, ये जो रागी, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं रागी का फ्रूट, उसमें इन लोगों ने बताया जैसे हमारे यहाँ मड़ुआ के अलावा मकई का होता है, बाजरा होता है। अभी हम लोग सब्जी में खाते हैं उसका, पहले सब्जी के रूप में ही देखते थे मशरूम। इस बार जो मुझे मशरूम का नूडल्स यहाँ हमारे यहाँ एसएमई के लोकल यूनिट ने बनाया है। मशरूम का चॉकलेट आने जा रहा है, वहाँ प्रोड्यूस होगा, मशरूम का नूडल्स होगा। इस तरह से हमारे यहाँ जो मधु हो रही है, मधु का भी बहुत, माने आप इसको मिलेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें मधु को शामिल कीजिए, इसका भी प्रोडक्ट है। और ये लोग माना जा रहा है, अभी तक जो आकलन हुआ है कि जो इंडिया फूड कॉन्क्लेव होगा उसमें दूसरे राज्य नहीं, विदेशी से जो लोग आएंगे उसका भी ये इंटरेस्ट पॉइंट होगा। और इन लोगों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें वो भी ध्यान रखा है कि जो हमारे विदेशी मेहमान आए उनको जो इंडियन फूड से इंटरेस्ट है वो भी है। तो ये मिलेट्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमारे यहाँ, नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा है। और आने वाले दिनों में लगता है कि मुझे एक अच्छा स्टेट के रूप में झारखंड का नाम होगा। अब तो जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो पूछते हैं झारखंड में क्या है, लोग बताते हैं आप रागी लड्डू ले जाइए, ये लड्डू ले जाइए, और वो लड्डू वाकई बड़े बड़े फूड घरानों को टक्कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि जो जीएसटी में रिफॉर्म आया है उसके अंतर्गत जितना भी एग्रीकल्चरल मशीनरीज है उसके ऊपर जीएसटी का रेट बहुत कम हुआ है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, बहुत सारा। तो ये और भी मतलब जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको इनकरेज करेगा। और 5% है तो बहुत लो है, तो वो लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे और झारखंड का नाम और भी ये सब में आ पाएगा। जी, हमने बात कर ली रिफॉर्म्स के बारे में। अब हम कंज्यूमर के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे। क्या कंज्यूमर इससे फायदा उठा पाएगा या फिर कंज्यूमर और क्या चाहता है? अमरेंद्र साहब, कंज्यूमर को तो फायदा उठाना ही चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को और जागरूक होने की जरूरत है कि जैसे भारत सरकार ने जो भी रिफॉर्म्स लागू की है, जो भी टैक्स स्लैब लाई है, तो आम जनता के हितों में लाई है। तो भारत सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब जो उपभोक्ता है, जनता है, उनको भी इतना जागरूक होना चाहिए कि भारत सरकार जो हमको फायदे दे रही है, जो अधिकार दे रही है, जो हक दे रही है, वो हमको मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिलता है तो जगह जगह इसकी व्यवस्था की गई है और उसको डिमांड करना चाहिए कि हमको अगर 5% ही के दायरे में रखना है तो ये 5% का हमको हूबहू फायदा मिले और इसका कहीं कोई रिवीजन नहीं हो जाए, या ये हमको नहीं मिल पा रहा है बहुत से कारणों का। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, पब्लिक को भी जागरूक होने की जरूरत है कि हमको ये फायदा मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को सहयोग करें, केंद्र को सहयोग करें और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। जी जी, जब पेट्रोल के दाम कम हुए थे तो ऑटो वालों ने दाम कम नहीं किया था, तो पब्लिक को उसका फायदा नहीं मिला था। ये होना चाहिए, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। और डॉक्टर सुचरिता, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो स्लैब्स हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य जो लोगों को लाभ होगा, जो जीएसटी फ्री हैं तो हैं, लेकिन इसके अलावा शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उनको आप कैसे देखते हैं?
जैसे आपको पता है कि स्वास्थ्य और एजुकेशन दो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि वो हम लोगों का एक तो स्वास्थ्य जो है वो जीवन रक्षा करती है, और दूसरा है कि ह्यूमन कैपिटल के लिए भी दोनों चाहिए। इंसान स्वस्थ रहेगा तभी उसका वृद्धि होगी, और एजुकेटेड रहेगा तभी वो स्किल्ड होगा, काम कर पाएगा। तो दोनों सेक्टर में अभी जो है मतलब हम देखेंगे तो जितना भी ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसको 0% 30 to 35 प्रोडक्ट्स का 0% हो गया है। 99% ऑफ ड्रग्स जो है वो सब कुछ 5% के अंतर्गत आ गए हैं, और जितने इक्विपमेंट है, हेल्थ इक्विपमेंट, उसका भी टैक्स स्लैब अभी कम हो गया है। तो उससे हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब हेल्थ सेक्टर मतलब पेशेंट को मिलेगा, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब हेल्थ तो फर्स्ट प्रायोरिटी कोई भी इकोनॉमी का है। फिर एजुकेशन का अगर बात करेंगे तो नोटबुक, बुक्स, इरेजर, पेंसिल्स, जो बेसिक चीज़ें एजुकेशन के लिए चाहिए, उसमें भी 0% अभी GST लगेगा। तो वो भी लोगों को मदद ही करेगा, कंज्यूमर्स को ही मद्दे रखे हुए ये बजट हुआ है। इस पे डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आगे दिवाली आने वाली है, तो लोगों को ये बहुत मतलब अच्छा लगेगा कि अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। जैसे AC, कार, नॉर्मल लोग जो कॉमन मैन हैं वो लोग कार खरीदना चाहते हैं, वो तो बहुत हाई लेवल का कार तो नहीं खरीदेंगे, मीडियम लेवल के जो भी बजट का कार या तो बाइक, ये सब में मतलब GST काफ़ी कम गिरावट हुआ है, तो जिसके वजह से जो कंज्यूमर है वो बहुत आपकी बात में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। कुछ आलोचक हैं जो इस GST स्लैब के लाने पर, नए GST के लाने पर उनको ये चिंता सता रही थी कि बहुत सारे गुड्स पे टैक्स नहीं है, और इन गुड्स से जो इनडायरेक्ट टैक्स आता था वो नहीं आएगा। तो इससे क्या हम सहमत हो सकते हैं उनकी आलोचना से? जैसे कि पनीर, ये सब, इसके ऊपर पहले टैक्स पड़ता था, अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जबकि वो लोगों को पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अभी के जो मतलब रिफॉर्म आया है वो प्रायोरिटी कंज्यूमर को दे रहा है, और हाउस होल्ड का जितना भी कंजप्शन आइटम है जो आप किचन में देखेंगे, 99% ऑफ द प्रोडक्ट में 5% GST है या तो नील है जी। तो उससे कंज्यूमर को तो फायदा होगा, राजस्व के ऊपर तो ऑब्वियसली प्रभाव डालेगा, लेकिन बाकी जितने आइटम्स हैं उसके ऊपर जितना कम GST भी हो, फिर भी हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेसिव ही रहेगा, क्योंकि टैक्स पेयर की संख्या बढ़ने की आशंका है। अगला सवाल आपसे अमरेंद्र साहब, ये जो लग्जूरियस आइटम्स हैं तो इनकी खरीद तो कम हो जाएगी। इसका जो सबसे पॉजिटिव पार्ट है जी कि ये रिफॉर्म्स का असर है महंगाई घटाने वाला, तो इससे क्या होगा कि महंगाई स्थिर हो सकती है। और जाते जाते आपकी भी टिप्पणी इस GST पर एक सेंटेंस में, आप इसको कैसे एक सेंटेंस में बोलेंगी मैडम? मैं ये बताना चाहती हूँ कि GST जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ आई थी, अभी जो टैक्स स्लैब जो घटा है वो ट्रू सेंस में अब सिंपल GST हो गया है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जैसा हमने देखा कि ये जो नया GST स्लैब आया है वो ट्रू सेंस में रिफॉर्म है, और ये महंगाई को रोकने वाला है, और इन द लॉन्ग रन इसका देश को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। तो इसी नोट के साथ इस परिचर्चा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। GST रिफॉर्म्स पर परिचर्चा में हमारे साथ आज स्टूडियो में भाग ले रहे थे डॉक्टर संहिता सुचरिता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, और श्री अमरेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर रांची। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।